अध्याय 106। भले ही ट्रान थ्यू लगभग मर चुका था, लेकिन ट्यू क्यू के पैर में उसके दांत बिल्कुल भी हल्के नहीं थे। लैम हो और उसके पास खड़े अन्य लोग डर से स्तब्ध होने के बाद जल्दी से शांत हो गए और उसके दांत खोलने के लिए दौड़े, लेकिन एक पल के लिए वे उन्हें अलग नहीं कर पाए। अंत में जुआन नुओंग को ट्यू क्यू के कपड़े के जूते उतारने पड़े ताकि उसके पैर बच सकें। ट्यू क्यू ने नरम चलने वाले जूते पहने हुए थे। ट्रान थुई द्वारा इतनी जोर से काटे जाने से वह बहुत दर्दनाक थी और वह भी बुरी तरह डर गई थी। सभी लोगों द्वारा कमरे में वापस आने के बाद ट्यू क्यू का पूरा शरीर शिथिल हो गया और वह बिस्तर पर सीधी लेट गई। जुआन नुओंग ने उसके पैरों की जांच की। उसके मुलायम बर्फ जैसे सफेद पैर के अंगूठे की नोक पर गहरे लाल रंग के दांत का निशान था। सौभाग्य से त्वचा फटी नहीं थी। हालांकि वह अभी भी दुखी थी और उसने अपनी नौकरानी को यहाँ साफ पानी लाने का आदेश दिया। जुआन नियांग ने अपने पैरों को पोंछा और धीरे से मरहम की एक परत लगाई और अंत में उन्हें ढकने के लिए मोजे की एक जोड़ी पहनी। बाहर लिनहू के बहादुर सैनिकों का समूह पीछे हट गया था। केवल गार्डों के एक समूह को अपने कर्तव्यों को जारी रखने के लिए छोड़ दिया। बाकी लोग पूरी रात पश्चिमी गेट की ओर भागते रहे, लोंगशान पर्वत की खोज करने के लिए सैनिकों को इकट्ठा किया। अंत में कमरे में सन्नाटा छा गया। जुआन नियांग लंबे समय तक जियो कियाओ के बगल में रहा। उसने उसे अपनी आंखें बंद करते हुए देखा जैसे कि वह सो गई हो। वह लाइट बंद करने के लिए खड़ी होने ही वाली थी, लेकिन ट्यू क्यू ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ट्यू क्यू की आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन उसकी पलकें कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, जुआन नुओंग, मेरे साथ सो जाओ। जुआन नियांग को पता था कि उस रात जियाओ कियाओ कितनी डरी हुई थी। उसने मूल रूप से जाने की योजना नहीं बनाई थी। जुआन नियांग ने दर्द से उसके माथे को कुछ देर तक सहलाया और फिर लेट गई। अगली सुबह जियाओ कियाओ को हल्का बुखार हुआ। जुआन नियांग जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाने के लिए गई ताकि वह दवा लिख सके। शाम तक इंतजार करते हुए लिनहू के समूह ने लोंगशान की तलाशी ली, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। लोंगशान बहुत बड़ा था, इलाका खतरनाक था और स्थान को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता था। अगर वे इस तरह लक्ष्यहीन रूप से खोजते रहे तो यह अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि वह व्यक्ति कहाँ छिपा है। इतनी कठिनाई के साथ यह शायद केवल भाग्य पर निर्भर करेगा। जियाओ कियाओ बेहद चिंतित थी। बहादुर योद्धा लिनहू ने भी अधिक लोगों को जुटाया। 4 द्वारों पर गार्ड के कई समूहों को इकट्ठा होने और एक साथ पहाड़ की खोज करने का आदेश दिया। बिना किसी हलचल के एक और रात बीत गई। पूरी रात जियाओ कियाओ सोती रही और जागती रही और फिर सो गई। चेन रुई द्वारा लाया गया भूत अभी भी उसे सता रहा था। इसके अलावा युआन नामक जियांग कबीले के युवक के मामले के बारे में सोचते हुए उसका मूड और भी खराब हो गया, अधिक सुस्त। हालांकि वे महज एक संयोग थे, फिर भी इसे भाग्य माना जाता था। अगर वे अभी भी उसे नहीं ढूंढ पाए, भले ही वह जंगली जानवरों द्वारा घायल न हुआ हो, मुझे डर है कि वह युवक प्यास से मर जाएगा। जब जियासी को उसे बचाने के लिए भेजा गया, उसने इसके पीछे ती हुआ जनजाति को भी माना, लेकिन इस समय उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। मुझे बस उम्मीद है कि वह अभी भी जीवित है ताकि हर कोई उसे ढूंढ सके। तीसरे दिन की शाम आकाश धीरे धीरे काला होता गया। बस जब जियो कियाओ निराश होने लगा, अचानक अच्छी खबर आई। कल आधी रात को जियासी के लौटने और शहर के द्वार पर खबर सुनने के बाद उसके पास रानी से माफी मांगने के लिए दौड़ने का समय नहीं था, लेकिन तुरंत लोगों को लोंगशान ले गया, खोज दल में शामिल हो गया।
जियासी बेशान पर्वत की तलहटी में एक आसानी से देखी जाने वाली जगह पर खड़ा था। कब्रों से भरे क्षेत्र को देखते हुए उसने अचानक वापस लौटने का फैसला किया। किसी को एक कब्र के सामने घास को हटाने का आदेश दिया और मुंह को अवरुद्ध करने वाली चट्टान को धक्का दिया। बेशक इस कब्र में एक छोटा सा आला था। युआन को कोने में ठूंस दिया गया था और वह बेहोश था। उसका मुंह बंद था और उसके हाथ पैर कसकर बंधे हुए थे। क्योंकि रस्सी बहुत लंबे समय से बंधी हुई थी, इसलिए उसकी कलाई और टखने जिस जगह बंधे थे वहां खून के लंबे धब्बे थे। उसे वापस लाने के बाद युआन को थोड़ी देर पानी पिलाया गया और फिर उसे जगाया गया। डॉक्टर द्वारा उसकी बीमारी का निदान करने के बाद हाको ने उसे आरामदायक कपड़े पहनाने में मदद की, फिर धीरे से उसकी मालिश की। कुछ तरल भोजन खाने के बाद, क्योंकि उसका शरीर बहुत कमजोर था, वह धीरे धीरे कोमा में चला गया। दरअसल ट्यू क्यू का शरीर अभी भी अधिक सक्रिय नहीं था, लेकिन उसका मूड बेहद अच्छा था। रिपोर्टर की रिपोर्ट सुनकर जियासी उसे कबूल करने के लिए बाहर इंतजार कर रहा था। जियो कियाओ ने जल्दी से उसे अंदर बुलाया। जियासी बेहद शर्मिंदा था। जैसे ही उसने जियो कियाओ को देखा वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। ट्यू क्यू ने जल्दी से उसे रोका। उसने कहा, जनरल जिया ने क्या अपराध किया है? न केवल वह निर्दोष है, बल्कि उसने बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। जल्दी से उठो। जियासी शर्मिंदा थी। उस रात कुछ को हराने के लिए कई का उपयोग करने की स्थिति में उन्होंने ट्रान थुए को खोंग कबीले के युवक को भागने के लिए नेतृत्व करने दिया। इसकी खोज के बाद जियासी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा बल्कि आगे बढ़ना जारी रखा। जब तक वह 100 मील से ज्यादा पीछा नहीं कर लेता, यानी अगले दिन दोपहर तक, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वह जल्दी से जिन यांग के पास लौट आया। चूंकि उसकी लापरवाही के कारण नुजून इतना भयभीत हो गया था, तो उसे शर्म क्यों नहीं आती। यह विनम्र जनरल उन सभी को पकड़ने में विफल रहा। हालांकि डियाओ मो के सभी साथी पकड़े गए, लेकिन डियाओ मो बच निकला। यह विनम्र जनरल बेकार था और रानी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। जियासी अभी भी घुटनों के बल बैठी थी और खड़ी नहीं हुई। जियाओ कियाओ ने एक तरफ कदम बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, जनरल जिया, जल्दी से खड़े हो जाओ। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, हमेशा कोई न कोई खामी रह ही जाएगी। इसके अलावा जो कुछ भी हुआ, उसके लिए जनरल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके विपरीत, मैं वास्तव में जियांग कबीले के उस युवक को समय पर वापस लाने के लिए जनरल को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर इसमें बस एक और रात की देरी होती, तो मुझे डर है कि वह बच नहीं पाता। अगर हम योग्यता की बात करें, तो जनरल ही सबसे पहले आता है। बस यही है। जनरल जिया ने उस कब्र में किसी को छिपाने के बारे में क्यों सोचा? जियाओ कियाओ ने देखा कि वह उसके सामने अपना अपराध स्वीकार करने पर जोर दे रहा था, इसलिए उसने विषय बदल दिया। महिला जनरल मुस्कुराई और बात की। उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। अंत में जियासी ने अपना संयम वापस पाया और जवाब दिया, भूत और देवता लोगों को डर से दूर रखेंगे। इसके अलावा वह मकबरा पहाड़ के प्रवेश द्वार पर स्थित है और आप इसे एक नज़र में देख सकते हैं। हालांकि लिनहू और उसका समूह कई बार वहां से गुजरा है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेन रुई पागल हो जाएगा और लोगों को कब्र में ठूंस देगा। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि काई से ढकी चट्टानों पर पुरानी कब्रों के विपरीत बहुत नई दरारें और टूटन थी। इसके अलावा मकबरे पर खरपतवारों में भी छिपे होने के कई निशान थे, इसलिए मुझे शक हुआ और मैंने इसे खोलने का फैसला किया ताकि पता चल सके कि क्या हुआ था। सौभाग्य से मैंने सही अनुमान लगाया, यह सिर्फ किस्मत थी।
मैं रानी की प्रशंसा स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तभी टीओ क्यू को अचानक समझ में आया, उसका दिल प्रशंसा से भर गया। वह आगे बढ़कर जियातु को खड़ा करने में मदद करने लगी। फिर बोली, जनरल जिया, अपने आप को दोष मत दो। मेरे पास जनरल जिया को सौंपने के लिए एक और महत्वपूर्ण मामला है। जियासी ने तुरंत जवाब दिया, कृपया लेडी, मुझे अपना आदेश दें। भले ही मैं मर जाऊं, मैं मना नहीं करूंगा। जियो क्यूओ ने आदेश दिया, उस युवक के जाने तक प्रतीक्षा करें। मुझे उम्मीद है कि जनरल जिया व्यक्तिगत रूप से उसे ले जा सकते हैं और जल्दी से उसे हुआंगजोंग वापस ला सकते हैं। कुछ दिनों बाद जियासी ने युआन को हुआंगजोंग में 30 लोगों के क्षेत्र में पहुंचाया। इन दिनों के दौरान जियासी ने आंगन के पीछे तालाब के नीचे भूमिगत मार्ग पाया और इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लोगों को पिछवाड़े के आसपास के क्षेत्र की अच्छी तरह से तलाशी लेने के लिए नेतृत्व किया, जहां नो क्वान रह रहा था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बचाव में अभी भी अंतराल है। युआन के घर जाने के बाद, क्योंकि वह उस रात बहुत डर गया था और बीमार पड़ गया था, टीओ क्यू की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। केवल रात को जब वह बिस्तर पर गई तो उसे अभी भी डर लग रहा था। हालांकि मौसम गर्म होने लगा था, फिर भी मैंने खिड़की खोलने की हिम्मत नहीं की। अंदर का दरवाजा सावधानी से बंद था और जुआन नोंग भी उसके साथ सोता था। हालांकि वेई शाओ को भेजे गए पत्र में क्यू क्यू ने यह उल्लेख नहीं किया कि ट्रान थुई आधी रात को कार्यालय में घुस गया। नहीं, उसने उल्लेख किया कि वह बीमार थी। उसने बस इतना बताया कि उसने गलती से तिहुआ कबीले के नेता के पोते को बचा लिया था और अब वह उसे घर ले आ रही है। अगर वह गोंगसुन यांग की शांति खोज यात्रा में थोड़ा योगदान दे पाती तो उसे बहुत खुशी होती। गोंगसुन यांग, जो लंबी यात्रा करके आया था, आखिरकार कुछ दिन पहले हुआंगजोंग में तिहे जनजाति के इलाके में पहुंचा। अतीत में यह पक्षियों और जानवरों की कई प्रजातियों वाला एक घना जंगल था। जियांग लोग धीरे धीरे फैलते और बढ़ते गए, बिना किसी निश्चित स्थान के, खेती और खानाबदोश जीवन जीते हुए। उसके बाद जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। हान लोगों के साथ कई आदान प्रदानों से वे स्थायी कृषि की ओर बढ़ने लगे। होआंग थुई में तिहोआ जनजाति का नेतृत्व अब कबीले के नेता गुयेन वोंग ने कई दशकों तक किया। वे यहीं बस गए और अपना जीवनयापन किया। जनसंख्या लगातार बढ़कर लगभग 2 लाख हो गई, जो थियो डुओंग खोंग जनजाति के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति बन गई। उनमें से आधे युवा पुरुष हैं, जो आम तौर पर पशुधन पालते हैं और फसल उगाते हैं, लेकिन युद्ध के दौरान सैनिक बन जाते हैं और बेहद बहादुर होते हैं। 3 दिन पहले जब उन्हें पता चला कि वेई शाओ ने यहाँ एक दूत भेजा है, भले ही युआन वांग महीनों से बीमार था, वह व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत करने के लिए बाहर गया और उसका गर्मजोशी से इलाज किया। गोंगसुन यांग ने उन्हें आकर्षित करने के लिए वेई शाओ के इरादे से अवगत कराया। उन्हें कोई अतिरिक्त कर या श्रम नहीं देना होगा, नहीं उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया जाएगा या उनके मुख्य श्रम बल को लूटा जाएगा। प्राचीन 3 अध्याय कानून का पालन करते हुए वे खून पीने और शपथ लेने के लिए तैयार थे। हालांकि युआन वांग व्यक्तिगत रूप से गोंगसुन यांग का स्वागत करने आए थे, उनका रवैया काफी सम्मानजनक था, लेकिन वे इस शांति के लिए सहमत नहीं थे। गोंगसुन यांग भी समझते थे कि दशकों के अलगाव के बाद दोनों पक्षों को लगातार दबाया और विरोध किया गया था। 3 फीट ठंड सिर्फ एक दिन में नहीं हो सकती थी। संदेह आसानी से कैसे पिघल सकता है, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। बड़े आदरणीय को सम्मान दिखाने के लिए उपहार देने के बाद वह उन्हें मनाने के लिए काफी देर तक रुका रहा। रात भर दीपक के नीचे बातचीत करने के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति ईमानदार थे। अंत में
बूढ़े कुलपति गुयेन वोंग कोंग टोन डोंग की ईमानदारी से कुछ हद तक हिल गए। उन्होंने इस बारे में सोचने के लिए एक रात मांगी। कल सुबह जवाब देंगे। आज गोंगसुन यांग जल्दी उठ गए, युआन वांग से मिलने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि युआन वांग ने कल रात अपना रवैया नहीं दिखाया था, लेकिन गोंगसुन यांग ने उनकी बातें सुनी और उनके इरादे का अंदाजा लगा लिया, इसलिए उन्हें 8 या 9/10वें हिस्से का यकीन था। उन्हें पूरा भरोसा था। हालांकि नियत समय पर युआन वांग अभी भी दिखाई नहीं दिए। गोंगसुन यांग बाहर जाने वाले थे जब एक परिचारक जल्दी से अंदर आया और उसने बताया, सेना सलाहकार, यह अच्छा नहीं है। इस नौकर को अभी खबर मिली है। आज सुबह शाओ डांग जियांग से एक व्यक्ति खबर लेकर आया है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने युआन वांग से क्या कहा जिससे युआन वांग बेहोश हो गए। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मुझे डर है कि यह सैन्य सलाहकार के लिए नुकसानदेह होगा। सैन्य सलाहकार को जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। जिन कुछ दिनों के दौरान कांग टॉन डोंग यहाँ थे, उन्होंने गुयेन वोंग कबीले के नेता को मनाने के अलावा निष्क्रिय भी नहीं बैठे। गोंगसुन यांग ने युआन वांग के अलावा किसी और के साथ गुप्त रूप से संबंध भी स्थापित कर लिए थे, और यह खबर भी उस व्यक्ति ने जल्दी ही दे दी। गोंगसुन यांग को ले जा रहे 2 डिप्टी जनरल भी तुरंत सतर्क हो गए, उसकी ओर देखने लगे। गोंगसुन यांग ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, अगर यह एक आपदा है तो इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार हम पहले ही यहाँ आ चुके हैं। जब चीजें ठीक नहीं होती हैं तो हम कैसे डर सकते हैं और कैसे जा सकते हैं। मैं जाकर इसकी जांच करूंगा और तुरंत पता लगाऊंगा कि क्या हुआ। यह कहने के बाद वह दरवाजे से बाहर चला गया, सीधे युआन वांग के तंबू में। जब कोई व्यक्ति अंदर आकर घोषणा करने लगा तो उसने कुछ क्षण प्रतीक्षा की और फिर उसे अंदर बुलाया गया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, 2 बड़े आदमी तुरंत आगे बढ़े, अपनी तलवारें खींच ली और उसे आगे बढ़ने से मना कर दिया। गोंगसुन यांग ने सीधे आगे देखा। युआन वांग को किसी ने मुख्य सीट पर बैठने के लिए सहारा दिया था, जो नरम और चमकीले बकरी के फर के कुशन से ढकी हुई थी। उसका चेहरा पीला और पीला था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसके बगल में एक जियांग व्यक्ति भी खड़ा था, जो उसकी ओर देख रहा था। तिहोआ कबीले के अन्य सदस्य एक दूसरे की ओर देखने लगे। कांग टन डोंग चौंक गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने कहा, मैं आज सुबह जल्दी उठ गया, अभी भी नेता से अच्छी खबर का इंतजार कर रहा था, लेकिन मैंने तुम्हें मुझसे मिलने आते नहीं देखा, इसलिए मैं यहाँ पूछने आया हूँ। उसने अपने हाथ को ऊपर उठाकर ब्लेड को अपने सामने से हटा दिया। कल रात नेता के साथ बातचीत के बाद निर्णय हमारे सामने ही था। मुझे नहीं पता कि आज जैसे ही दिन निकला उसने अचानक ब्लेड को इस तरह क्यों तान दिया। गुयेन वोंग का चेहरा उदास था, वह एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। उसके बगल में बैठे एक बूढ़े ने गुस्से से कहा, तुम अभी भी दिखावा करने की हिम्मत कर रहे हो। जब तुम यहाँ आए थे उसी दिन से मुझे पता था कि तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं हैं। तुम हान लोग कहते कुछ हो और करते कुछ और हो। तुम अपने मुंह पर शहद लगाते हो, लेकिन अपनी पीठ में छुरा घोंप लेते हो। उससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस उसे मार दो। चाकू लिए एक आदमी आगे बढ़ा। कांग टॉन डोंग के पीछे खड़े 2 लेफ्टिनेंट गुस्से में थे। उन्होंने भी अपने चाकू निकाले और कांग टॉन डोंग के सामने खड़े हो गए, जोर से चिल्लाते हुए, किसने हमला करने की हिम्मत की? हमारे रणनीतिकार का एक भी बाल छूना मार्क्विस का दुश्मन है। तिन्हा चाओ में ट्रान तुओंग का उदाहरण देखिए। आप लोग अपने आप से पूछें, क्या आप उस ट्रान तुओंग आदमी से ज्यादा मजबूत हैं? दूसरी तरफ एक पल के लिए चुप हो गया।
गोंगसुन यांग ने देखा कि युआन वांग का चेहरा और भी पीला पड़ गया है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और विनम्रता से कहा, नेता, आखिर हुआ क्या था? या आपने लोगों की बातें सुनी? नहीं तो आपने अचानक अपना विचार क्यों बदल दिया? मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि मेरे स्वामी युद्ध से डरते हैं, बल्कि वे शांतिपूर्ण सीमा और लोगों के कल्याण के बारे में चिंतित हैं, और साथ ही जिंगझो के स्वामी और कुलीनों के अतीत में किए गए अन्यायपूर्ण कार्यों के कारण। इसीलिए उन्होंने शांति स्थापना का अपना इरादा व्यक्त करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। यह सब मार्क्विस की ईमानदारी से आता है। मैं आपके साथ स्पष्टवादी रहा हूँ। मुझे आशा है कि नेताजी भी मेरे साथ स्पष्टवादी होंगे। आप जो कहना चाहते हैं, कह दीजिए, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। गुयेन वोंग धीरे से खड़ा हुआ, अपना हाथ हिलाया, और चाकू पकड़े हुए कई लोगों ने जल्दी से उन्हें नीचे रख दिया। श्री कांग टोन, मेरा पोता आप हान लोगों के हाथों मारा गया। अगर मैं बदला नहीं लूंगा तो अपने बेचारे पोते को कैसे सांत्वना दे पाऊंगा? मुझे दोष मत दो, तुम हान लोग सभी एक ही नस्ल के हो, विश्वासघाती और विश्वासघाती। मैं अपनी पूरी जनजाति को आप हान लोगों के हाथों में सौंपने का साहस नहीं कर सकता। हमें उसे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं रखना चाहिए था। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसे मुश्किल नहीं बनाऊंगा, तुम जा सकते हो। मार्क्विस के अच्छे इरादों को तिहुआ कबीले के लोग स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सके। कांग टोन डुओंग घबरा गया। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, मैं इस समय नेता के दुहक को समझता हूँ। पूंजी कष्टदायक होनी चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि नेता अधीर है क्योंकि वह अपने भतीजे से प्यार करता है और स्वार्थी लोगों द्वारा उसका फायदा उठाया जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या नेता मुझे बता सकते हैं कि आपके पोते को किसने नुकसान पहुंचाया? क्या यह खबर सही है? अगर मैं मदद कर सकता हूं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। गुयेन वोंग ने कहा, आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हान लोग इस पर विश्वास नहीं करते। मैंने इरादा बना लिया है। यदि आप नहीं जाते हैं, तो मुझे अशिष्ट होने का दोष न दें। यह देखकर कि स्थिति सफल होने वाली थी, लेकिन अचानक एक दुर्घटना घट गई। उसने अपने दिल में अनुमान लगाया कि ये चीजें उस जियांग व्यक्ति के कारण थी जो अभी अभी वहां पहुंचा था। वह इस तरह से जाने को सहन नहीं कर सका, और जब वह हिचकिचा रहा था, तो अचानक तंबू के बाहर जल्दबाजी में कदमों की आवाज आई। उसके तुरंत बाद एक आवाज ने पुकारा, नेता, युवा स्वामी वापस आ गया है। युवा स्वामी वापस आ गया है। गोंगसुन यांग ने पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। दूरी पर हान कपड़े पहने एक सुंदर युवक लोगों से घिरा हुआ था। वह तेजी से इस तरफ चल रहा था। उसके बगल में एक हान व्यक्ति उसके साथ चल रहा था। यह जियासी था। गोंगसुन यांग चौंक गया। उसने तुरंत अनुमान लगाया, यह युवक वह पोता था जिसके बारे में युआन वांग ने सोचा था कि वह अभी मर गया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस समय वापस आएगा। यह वास्तव में किस्मत का खेल था। लेकिन जियासी उसके साथ क्यों था? गोंगसुन यांग का दिल चिंता से भर गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। युआन वांग भी चौंक गया। उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली, जैसे कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। खुशी से उस युवक को गले लगाने के लिए दौड़ा जो उसकी ओर आ रहा था। उसकी आंखों से गर्म आंसू बह रहे थे। उसके बगल में मौजूद कुछ तिहे कबीले के लोग उछलते रहे और जयकार करते रहे। हर कोई खुश और उत्साहित था। कुछ तो देवताओं की पूजा करने के लिए घुटनों के बल बैठ गए। जब वह शांत हुआ, तो उसे नहीं पता था कि युवक ने क्या कहा था। गोंगसुन यांग ने युआन वांग को देखा और अचानक उसे छोड़ दिया। वह तेजी से मेरे सामने आए, आदरपूर्वक झुके और बोले, श्री कांग टोन, मैंने अभी अभी आपको नाराज कर दिया है।
मैडम येन हाओ ने मेरे भतीजे की जान बचाई है। मैं येन हाओ की शांति की पेशकश को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तिहुआ खोंग के लोग पूरे दिल से इसे स्वीकार करते हैं। खून पीने और कसम खाने को तैयार। अगर मुझे यह शपथ तोड़नी ही पड़े तो मनुष्य और देवता दोनों एक साथ मारे जाए। एक एक मनुष्य और देवता दोनों एक साथ मारे जाएंगे। अध्याय 107। पहले दिन से ही जब यान हो वेई शाओ जिंगझो का नया मालिक बना, तिहे के नेता युआन वांग ने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इस व्यक्ति ने न केवल जिंगझो पर कब्जा कर लिया, बल्कि दशकों तक शासन करने वाले चेन परिवार पर भी कब्जा कर लिया। इसके अलावा युआन वांग जानता था कि उसके अगले कार्यों का निश्चित रूप से जियांग लोगों पर असर पड़ेगा, जो इतने लंबे समय से हेजोंग क्षेत्र में रह रहे थे। युआन वांग ने जिंगझो के नए मालिक द्वारा की गई कुछ चीजों के बारे में सुना था। हाल के वर्षों में उत्तरी सेना की प्रतिष्ठा चेन जियांग की तरह नहीं थी, लेकिन युआन वांग को हान लोगों के लिए बहुत उम्मीद नहीं थी। इसलिए पिछले साल, हालांकि उन्होंने जियांग लोगों को शांत करने के लिए वेई शाओ के इरादे का भी अनुमान लगाया था, फिर भी उन्होंने इस पर भरोसा नहीं किया और हमेशा सतर्क रवैया बनाए रखा। तिहे ने शाओ डांग जियांग के साथ गठबंधन नहीं किया, नहीं उसने वेई शाओ की शांति की पेशकश को स्वीकार किया। जब तक गोंगसुन यांग एक दूत नहीं बन गया, जिसे वेई शाओ ने उसके क्षेत्र में भेजा था। युआन वांग इस बात से काफी हैरान था। गोंगसुन यांग एक महान चरित्र का व्यक्ति था, जो सुरुचिपूर्ण और वाक्पटु था। दोनों ने पूरी रात एक दूसरे से खुलकर बात की, किसी को धमकाने या मजबूर करने के इरादे के बिना, एक बड़बड़ाती हुई नदी की तरह, धीरे धीरे दिल में उतरते हुए, और फिर न जाने कब वह दूसरे पक्ष को अपनी बात मानने के लिए राजी कर लेता है और स्वेच्छा से सुनता भी है। गोंगसुन यांग कई दिनों से यहाँ था। धीरे धीरे युआन वांग उसके कायल हो गए। हालांकि उन्होंने कभी वेई शाओ को अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन उत्तरी सेना की प्रतिष्ठा उनके कानों में गड़गड़ाहट की तरह थी। उन्होंने पहले भी लोगों को इसे मुंह ज़बानी फैलाते सुना था। एक बार युआन वांग ने एक अफवाह भी सुनी थी। किसी ने कहा कि अतीत में उसने अपने पिता को मारने वाले दुश्मन को 1000 बार काटा था, और फिर भी वह अभी भी अपनी नफरत को शांत नहीं कर पाया था। वह उसे मिट्टी की तरह काटता रहा। हालांकि यह सिर्फ एक अफवाह थी, शायद इसे कई बार बढ़ाया गया था, लेकिन उसकी क्रूरता अभी भी देखी जा सकती थी, जिससे दूसरे पूरी तरह से कांप उठते थे। यही कारण था कि पिछले साल वेई शाओ की शांति की पेशकश को स्वीकार करने में वह झिझक रहा था। इतना क्रूर व्यक्ति तो क्या यह ट्रान तोंग के समूह से किसी भी तरह से भिन्न है? लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने गोंगसुन यांग के अद्भुत व्यक्तित्व को महसूस किया था, ठीक वैसे ही जैसे ली गोंग को देखा था, जिसका उस समय जियांग लोग बहुत सम्मान करते थे। उसके कारण वेई शाओ के प्रति उसका पिछला डर भी कुछ हद तक गायब हो गया था। खासकर कल रात दूसरी बार उसने दिया जलाया और गोंगसुन यांग से बातचीत की। वापस आकर उसने कबीले के कई बुजुर्गों से चर्चा की। हालांकि बुजुर्ग अभी भी पहले की तरह ही हिचकिचा रहे थे, लेकिन गुयेन वोंग ने समर्पण करने का निश्चय कर लिया था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही आसमान में रोशनी हुई, डियाओमो का दूत उसे बुरी खबर देने आ गया। यह सुनकर उसका दिल मानो टूट गया हो। उसका इकलौता पोता वियेन आधे साल पहले लापता हो गया था। उसे पहले हान लोगों ने पकड़ लिया और जिन्यांग में गुलामी में बेच दिया, फिर वह ट्रान तोंग के बेटे के हाथों में पड़ गया। शायद अब तक उसकी हत्या हो चुकी होगी। दूत ने उसे डियाओमो का एक पत्र भी भेजा। पत्र में डियाओमो ने कहा कि फोंग चिएउ और वेई शाओ दोनों दुष्ट भेड़िए थे। फोंग चिएउ ने शक्तिशाली जियांग कबीलों के साथ मित्रता की तथा जियांग सैनिकों को अपने जीवन को बेचने के लिए प्रेरित किया।
जहाँ तक वेई शाओ का प्रश्न है, वह भेड़ की खाल में भेड़िया है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डियाओमो ने युआन वांग को यह भी सलाह दी कि वह हान लोगों पर आसानी से भरोसा न करें। उन्होंने कहा कि हालांकि अब वे फुंगचियू के साथ रिश्ते में हैं, लेकिन असल में वे फुंगचियू और वेई शाओ के बीच संघर्ष का फायदा उठा रहे हैं। उस अवसर का फायदा उठाते हुए वे थुओंग क्वान की जमीन वापस ले लेंगे जहां खुओंग लोग पीढ़ियों से रह रहे थे। हान लोग अभी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। जब डियाओमो छोटा था तो उसके पिता को उसे बंधक बनाकर जिंगझो भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई सालों तक घर में नजरबंद रहने के बाद उसे बदले में बड़ी रकम और घोड़े देने पड़े और उसे अपने गृहनगर लौटने के लिए रिहा कर दिया गया। डियू मैक एक महत्वाकांक्षी और बहादुर आदमी है। गुयेन वोंग हमेशा उसे अपने परिवार का वंशज मानता था। अभी भोर ही हुई थी कि उन्हें खबर मिली कि उनका पोता पिछले 6 महीने से लापता है और उन्हें इस बात का पूरा यकीन था। आप इस पर विश्वास क्यों नहीं करते? गुस्से और दुख की मिलीजुली भावनाओं के साथ गुयेन वोंग मौके पर ही बेहोश हो गया। उसके इकलौते प्यारे पोते को हान लोगों ने मार डाला। वह हान भूमि पर मर गया। जागने के बाद हालांकि गुयेन वोंग ने उस पर अपना गुस्सा नहीं निकाला और हान लोगों के साथ संबंधों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कांग टॉन डोंग को नहीं मारा, फिर भी उसे उस व्यक्ति से बातचीत जारी रखना मुश्किल लगा। इसलिए वह पलटा और उसे भगाना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से स्थिति बदल गई। पता चला कि जिस पोते को वह मरा हुआ समझ रहा था, वह अभी भी जीवित और स्वस्थ था और उसके सामने इस तरह प्रकट हुआ। यह जानकर कि मैडम वेई शाओ ने उनके पोते को बचा लिया है और उसे घर तक पहुंचाने के लिए किसी को भी भेज दिया है, उनका दुख खुशी में बदल गया। शांत होने के बाद उन्हें अचानक कुछ याद आया और उन्होंने अचानक कहा, क्या मैडम वेई शाओ ने आपको प्रस्तुत करने के प्रस्ताव के बारे में बताया था? अप्रत्याशित रूप से युआन को कुछ भी पता नहीं था। उसने कहा कि जाने से पहले उसकी पत्नी उसे छोड़ने आई थी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसे कुछ भी पता नहीं था। युआन ने अपने दादा से कहा कि इस जीवन और मृत्यु की परीक्षा से गुजरने के बाद, हालांकि वह खुद जियांग लोगों के प्रति हान लोगों की क्रूरता और अवमानना को समझता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि उनके बीच कई दयालु और बुद्धिमान लोग थे। जियांग लोगों की तरह उन्हें भी युद्ध में जाना था, उन्हें भी परिवारों की रक्षा करनी थी और देशों को बचाना था। उन्हें इस तरह से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता था। आश्चर्य के एक पल के बाद युआन वांग ने अब और संकोच नहीं किया। उसने जल्दी से पलटकर गोंगसुन यांग के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने की इच्छा व्यक्त की। वास्तव में गोंगसुन यांग को पूरी कहानी समझ में नहीं आई, इसका रानी से क्या लेना देना था। लेकिन गुयेन वोंग ने खुद ही अपना मन बदल लिया। वह इसके लिए पूछ भी नहीं सकता था। वह कैसे मना कर सकता था? जल्दबाजी में तुरंत सहमत हो गए। गुयेन वोंग ने तंबू छोड़ दिया। कबीले के लोगों को येनहाओ के साथ गठबंधन संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया। अब से युद्ध का विचलन बंद हो जाएगा। कांग टो डोंग ने क्वान हाओ के अस्थायी संविधान की भी घोषणा की। गुयेन वोंग ने कई दशकों तक नेता का पद संभाला, बहुत प्रतिष्ठा थी और कबीले के लोगों द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जाता था। इसके अलावा कौन शांतिपूर्ण जीवन नहीं जीना चाहता? उनकी घोषणा सुनकर सभी लोग लगातार जयकार करने लगे। उन दोनों ने मिलकर खून पीने की शपथ ली, फिर मेमने गायों का वध किया और भोज का आयोजन किया। नाच गाने का जीवंत दृश्य जियांग कबीले के नए साल के जश्न से अलग नहीं था। गोंगसन यांग के भागने के बाद उसने जल्दी से जियासी से स्पष्टीकरण मांगने की कोशिश की। जियासी ने यह कहने का अवसर लिया, कृपया मुझे जून हो के सामने कुछ शब्द कहने में मदद करें, अन्यथा
मैं फिर से उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। कांग टॉन डोंग को पहले से ही समझ में नहीं आया था कि क्या हो रहा है, और उसे यह कहते हुए सुनकर उसे और भी अधिक समझ में आया। उसने कहा, आखिर में क्या हुआ? रानी ने कबीले के नेता के पोते को जीवन रक्षक एहसान क्यों किया? तुम्हारा क्या मतलब है? जियासी ने उसे सब कुछ बता दिया। मैं भगवान की फटकार को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मैं कितनी भी सजा दूं। यह भी मेरी लापरवाही के कारण ही था कि चेन रुई को जिन यांग के पास लौटने का अवसर मिला। वह पहले से मौजूद तालाब के नीचे भूमिगत मार्ग से चुपके से घुस गया, और रात के अंधेरे में वह रानी का अपहरण करने के लिए सरकारी कार्यालय में घुस गया। गोंगसुन यांग की खोपड़ी में झुनझुनी हुई, उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। क्या रानी को कुछ हुआ है? जियासी ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। सौभाग्य से यह ठीक है। चेन रुई को मौके पर ही गोली मार दी गई। कांग टॉन डोंग को अभी भी बेचैनी महसूस हो रही थी, और वह बार बार पूछता रहा। यद्यपि चिंता की कोई बात नहीं थी, फिर भी अत्यधिक घबराहट के कारण रानी कुछ समय के लिए बीमार पड़ गईं। सौभाग्य से जियासी के जाने से पहले उसकी आत्मा अपनी मूल स्थिति में आ गई थी, और उसके बाद ही उसने धीरे धीरे राहत की सांस ली। कियाओ परिवार की बेटी के प्रति जून हो के रवैये में बदलाव बहुत स्पष्ट था। पिछले 1 साल में गोंगसुन यांग ने इसे किसी से भी बेहतर समझा। गोंगसुन यांग को अभी भी याद है कि पहले तो जून हो ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। मैडम जू ने उसे हर तरह से सलाह देने के बाद आखिरकार सिर हिला दिया। शादी की रात के बाद जून हो ने कियाओनू को तुरंत दूर ले गया, और उसे शहर से बाहर भी नहीं देखना चाहता था। कांग टॉन डोंग को फिर से कुछ कहना था, इसलिए उसने अनिच्छा से क्यूनू को टिन डोंग के पास वापस भेज दिया। उस दिन की यादें अभी भी फीकी नहीं पड़ी हैं। किसने सोचा होगा कि 1 साल से थोड़े ज्यादा समय बाद मार्क्विस जून अब गोंगसन यांग को चौंका देगा। वह वास्तव में चौंक गया था। कुछ समय पहले मार्क्विस जून घायल हो गया था, और केवल 3 दिन बाद वह बस जमीन पर था और पहले से ही जिन यांग के पास लौटने के लिए उत्सुक था। उस समय उसकी स्वास्थ्य स्थिति के साथ यह स्वाभाविक रूप से लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं था। कांग टॉन डोंग ने उसे लगातार यह विचार त्यागने की सलाह दी। पहली बार क्वान हो ने उसकी बातें सुनी और वापस लौटने से इनकार कर दिया, लेकिन गोंगसुन यांग आसानी से बता सकता था कि वह बहुत अनिच्छा से सहमत हुआ था। इसके अलावा, हालांकि उसने इसे जोर से नहीं कहा, गोंगसुन यांग सुन सकता था कि वह जिन यांग के पास लौटने के लिए उत्सुक था, शायद यहाँ आई महिला को देखने के लिए। गोंगसुन यांग ने न जानने का नाटक किया। दूसरी बार जून हो वापस लौटना चाहता था, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। तीसरी बार जब उसने उसे सलाह दी, तो गोंगसुन यांग जून हो की नज़र को अपने ऊपर महसूस कर सकता था, जैसे कि कह रहा हो, तुम दूसरों के काम में क्यों दखल देते रहते हो, जिससे लोग तुमसे नफरत करने लगे हैं। गोंगसुन यांग के पास रानी को सैन्य शिविर में आमंत्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे अभी भी अच्छी तरह याद है कि अगली सुबह जब रानी शिविर में पहुंची, तो उसने जम्हाई ली और अपने तंबू से बाहर निकलकर ली चोंग और झांग जियान के साथ मुख्य तंबू के बाहर मार्क्विस से मिलने चला गया। सब एक दूसरे को समझ रहे थे, पर ऐसे दिखावा कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। अंत में तीनों एक साथ जोर से हंस पड़े, चुपके से अपनी बात छिपाते हुए। उन्होंने विचारशील न होने के लिए स्वयं को भी दोषी ठहराया। यह सोचकर कि मार्क्विस को स्वस्थ होने के लिए वहां रुकना अच्छा लगेगा, उसने लेडी को अपने पास आने के लिए आमंत्रित किया। किसने सोचा होगा कि वह मार्क्विस की प्रचुर ऊर्जा के बारे में भूल जाएगा। वह कैसे सहन कर सकता है
एक छोटी सी जुदाई एक नई शादी से बेहतर है। छिपकर सुनने पर रोक लगाने के लिए शिविर स्थापित करते समय कमांडर के तंबू के चारों ओर कम से कम 10 वर्ग मीटर खाली जगह छोड़ी जानी चाहिए। उस रात जून हो के सबसे नजदीकी टेंट उसके, ली चोंग और झांग जियान के थे। भले ही वे 10 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन यह अंधेरा और शांत था और गोंगसुन यांग अभी भी जून हो के तंबू से आने वाली अनगिनत आवाजें सुन सकता था। पहले तो उसने सोचा कि यह जल्दी से गुजर जाएगा। अनसुना करना। अप्रत्याशित रूप से हर बार उसे बीच में ही रोक दिया जाता, यह सोचकर कि सब कुछ खत्म हो गया है, और वह मन की शांति के साथ नींद में डूब जाता। उस समय मार्क्विस के तंबू से कुछ अवर्णनीय आवाजें उसके कानों में पड़ती। वह बूढ़ा था और अभी भी बेचैन था, सो नहीं पा रहा था। उसे नहीं पता था कि ली चोंग झांग जियान उस रात सोया था या नहीं, लेकिन उसे उठकर बैठना पड़ा और लैंप चालू करना पड़ा। सैन्य पुस्तक गुइगुजी के 14 खंड पढ़ने पड़े। जब उसने 7वें खंड की ओर रुख किया तो उसके कान पूरी तरह से शांत थे। गोंगसुन यांग ने कई वर्षों तक वेई शाओ की सहायता की थी। मुझे लगा कि मैं मार्क्विस के व्यक्तित्व को समझ गया हूँ। वह एक साहसी व्यक्ति है, जल्दी गुस्सा हो जाता है, बहुत दयालु नहीं है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह गलत है तो वह उसे सुधार लेता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसका आत्मनियंत्रण और भी दृढ़ होता गया और उसका स्वभाव और भी गहरा होता गया। सैन्य शिविर एक सख्त जगह थी जहां अनगिनत नियम थे। अगर कोई लापरवाही से काम करने की हिम्मत करता तो उसे कड़ी सजा दी जाती। लेकिन ये नियम सिर्फ कॉर्पोरल और निचले दर्जे के अधिकारियों के लिए थे। सैन्य रैंक जितनी ऊंची होगी, उतने ही अधिक विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। कमांडर के पद पर मार्क्विस के बारे में क्या? अगर वह चाहता तो हर रात बड़े तंबू में गा सकता था और कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन जून हो ने हमेशा एक मिसाल कायम की, खास तौर पर शिविर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक के नियम का। उसने कभी इसका उल्लंघन नहीं किया। गोंगसुन यांग को अभी भी याद है कि 3 साल पहले एक सैन्य अभियान के दौरान वेई शाओ ने सुना कि एक अधिकारी अपनी बेटी को सैन्य आपूर्ति गाड़ी के अंदर छिपा रहा था। उसने किसी को उसे खोजने और मौके पर ही मार डालने का आदेश दिया। इसमें शामिल अधिकारी को कोड़े मारने की सजा भी दी गई और फिर पदावनत कर दिया गया। तब से किसी ने फिर ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। एक जून हो जैसा व्यक्ति बड़े शिविर में इतना हंगामा कर सकता था। बेशक यह जानबूझकर नहीं किया गया था, लेकिन यह अनजाने में, यहाँ तक कि खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ होने के कारण था, जिसने जून हो के साथ वर्तमान नू जून की खास बात को और उजागर किया। इसलिए जब गोंगसुन यांग ने पहली बार चेन रुई के आधी रात को सरकारी कार्यालय में घुसने के बारे में सुना तो उसके सिर में सुन्नपन आ गया। अगर नू जून को कुछ हो जाता तो गोंगसुन यांग शायद ही कल्पना कर सकता था कि जून हो कैसी प्रतिक्रिया देगा। सौभाग्य से सब कुछ ठीक था। कांग टॉन डोंग को राहत मिली। जियासी को बोलते हुए देखकर और उसे गौर से देखते हुए उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जनरल जिया, निश्चिंत रहें। अगर लेडी आपको दोष नहीं देती है तो जून हो के घर पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन गोंगसुन यांग ने इस बार हुआंगझोंग में अपनी यात्रा समाप्त की। उन्हें व्यक्तिगत रूप से युआन वांग ने विदा किया। आधे महीने बाद वेई शाओ और फेंग झाओ शांग काउंटी के गे यिन में भिड़ गए। फेंग झाओ की सेना में हजारों जियांग सैनिक थे। वे इस तरह से लड़ने के लिए फेंग झाओ द्वारा जुटाए जाने के लिए तैयार नहीं थे। फेंग झाओ क्रोधित हो गया और उसने नेताओं के एक समूह को मार डाला। जियांग सैनिकों की फेंग झाओ की सेना में कोई हैसियत नहीं थी। वे छोटी छोटी बातों पर सेना के प्रावधानों को काट देते थे और जब लड़ते थे
तो उन्हें नेतृत्व करने के लिए मजबूर किया जाता था। वे आम दिनों की तरह सड़कों की मरम्मत, घरों का निर्माण, खनन और नमक बनाने जैसे कामों में व्यस्त नहीं रहते थे। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां उनकी जरूरत न हो। मुश्किलों के ऊपर मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, इसलिए वे लगातार असंतुष्ट होते जा रहे थे। इस महान युद्ध से एक रात पहले जियांग सैनिकों के बीच यह बात फैलने लगी कि युआन वांग के वेई शाओ के अधीन हो जाने के बाद हुआंग शुई की अन्य जनजातियां भी उसका अनुसरण करेंगी। वेई शाओ और जियांग लोगों ने भी एक अनंतिम संविधान का प्रस्ताव रखा। इतना ही नहीं, वेई सेना ने केवल जियांग कबीले के सैनिकों को ही स्वीकार किया जो सेना में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। एक बार जब वे सेना में शामिल हो गए तो उनके साथ हान लोगों से कम व्यवहार नहीं किया गया और खबर और भी तेजी से फैली। ये जियांग कबीले के सैनिक सभी बहादुर और प्रतिभाशाली योद्धा थे जो युद्धप्रिय थे। वे पहले से ही असंतुष्ट और हिल गए थे, इसलिए वे फेंग झाओ द्वारा उन लोगों को मारने से कैसे डर सकते थे। इतना ही नहीं, यह आखिरी तिनका था। युद्ध की पूर्व संध्या पर सभी ने इस पर चर्चा की। जब युद्ध छिड़ा तो अग्रणी जियांग सैनिकों ने एक साथ विद्रोह कर दिया, युद्ध का विरोध किया और फेंग झाओ को मार डाला। फोंग चियू की सेना अराजकता में थी। हालांकि उन्होंने प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे वेई शाओ की सेना के बड़े पैमाने पर हमले को कैसे रोक सकते थे। सेना बिखर गई। फोंग चियू की हार हुई, जिसके कारण सैकड़ों सैनिक दक्षिण की ओर भागकर हुआंग नोंग चले गए, जिससे युद्ध रेखा स्थिर हो गई। उसके बाद उनके पास लुयंग को किसी को भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हन तन के लिए अपना अपराध बोध कब्जा कर लिया और अगले अवसर की प्रतीक्षा करें। गे यिन की लड़ाई में महान जीत के बाद वेई शाओ 2 दिन के लिए व्यस्त थे। इससे पहले वेई शाओ के साथ गठबंधन को पूरा करते हैं, वेई शाओ ने उसे बाधित कर दिया। उस समय उसकी अभिव्यक्ति के रूप में, उसकी आवाज के रूप में उसकी आवाज। गोंगसुन यांग ने घबराकर समझाया, जून, गुस्सा मत हो। उस समय महान युद्ध आ रहा है, मुझे बस चिंता है कि जून हो विचलित हो जाएगा। वेई शाओ मेज के पीछे बैठा था। उसके बोलने का इंतजार किए बिना वह गुस्से में खड़ा हो गया। पीछे से उसे बुला रहे गोंगसुन यांग पर ध्यान नहीं देते हुए वह जल्दी से सीधे चला गया। अध्याय 108। यद्यपि फेंग झाओ अस्थायी रूप से तिहे जनजाति के प्रभाव में हांगनोंग में पीछे हट गए थे, फिर भी हुआंग शुई में शेष जियांग समूहों ने समर्पण की खबर भेजी। हालांकि इस क्षेत्र में जटिल स्थिति के कारण फुंग चियो ने कई वर्षों से उस स्थान पर कब्जा कर रखा है। उसके पीछे हान टोन है, जो किसी भी समय जवाबी हमले के लिए सैनिकों को एकत्रित कर सकता है। उसके ठीक बगल में थियो डुओंग खोंग भी इंतजार कर रहा था। गुई थियो बहुत व्यस्त था। पहली लड़ाई के बाद हालांकि उसने तान डुओंग के पास वापस जाकर टियो कियू से मिलने की योजना बनाई थी, फिर भी उसे उसकी याद आती थी। लेकिन अंत में वह तुरंत नहीं जा सका। उस समय गोंगसुन यांग से समाचार सुनने के बाद वेई शाओ अपने गुस्से को रोक नहीं सका और अब और देरी नहीं कर सका। ऐसा कुछ हुआ था और उन्होंने इसे उससे गुप्त रखा था। जैसे ही उसने यह सुना, अगर दूसरी पार्टी गोंगसुन यांग नहीं बल्कि उसके अधीन कोई और व्यक्ति होता तो वह शायद वहीं पर गुस्से से पागल हो जाता। लगभग 1 महीने पहले उसे शियाओ कियाओ का एक पत्र मिला था। पता चला कि उस पत्र को लिखने से कुछ दिन पहले ही शियाओ कियाओ ने ऐसी ही एक भयानक और खतरनाक घटना का अनुभव किया था। फिर भी पत्र में उसने एक बार भी इसका उल्लेख नहीं किया। उसने केवल उसे धीरे से बताया कि उसने गलती से टीहे कबीले के नेता के पोते को बचा लिया था और अब उसे घर ले आई है।
यह सब उससे ही छिपा हुआ था, यहाँ तक कि उसने एक शब्द भी नहीं कहा। क्रोधित, हृदय विदारक, भयभीत और यहाँ तक कि अस्पष्ट रूप से खोया हुआ, वेई शाओ उस मनोदशा को लेकर तुरंत जिन्यांग के लिए निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद तारों भरी रात में घोड़ों पर सवार लोगों का एक समूह जिन्यांग शहर में उड़ आया और उत्तरी शहर में सरकारी कार्यालय की ओर दौड़ पड़ा। सरकारी कार्यालय के सामने पहरा दे रहे बहादुर सैनिकों के कई समूह रात को चीरते हुए लोगों के एक समूह को उनकी ओर बढ़ते देखकर हैरान रह गए। जब दूरी केवल 1 दर्जन या उससे अधिक मीटर थी, तब भी घोड़ों पर सवार लोगों के समूह ने दिशा बदलने का कोई संकेत नहीं दिखाया। 10वें कप्तान ने जल्दी से आदेश दिया और बहादुर सैनिकों के समूह ने तुरंत अपने धनुषों को व्यवस्थित किया, समूह को रोकने के लिए गोली चलाने की तैयारी की। जब दूसरा समूह तेजी से पास आया, 10वें कप्तान ने पहचान लिया कि सामने चल रहा व्यक्ति जुन हो था। उसने जल्दी से रास्ता खोलने का आदेश दिया। यमन का लाल दरवाजा धीरे से खुला। योद्धाओं ने उसे सैन्य सलामी दी। वेई शाओ का युद्ध घोड़ा रुक गया। उसका शरीर पसीने से लथपथ था, लगातार खर्राटे और घरघराहट कर रहा था। घोड़े की लगाम अभी अभी खुली थी कि वह इसे और सहन नहीं कर सका और अपने अगले पैरों पर गिर पड़ा। हुआंगशुई से लौटने के बाद आधे महीने से ज्यादा समय तक जियासी ने हर दिन लोगों को पहरा देने के लिए व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व किया। आज रात वह हमेशा की तरह आंतरिक प्रांगण में गश्त कर रहा था, जब अचानक एक अधीनस्थ ने दौड़कर खबर दी कि जून हो मुख्य द्वार से प्रवेश कर चुका है और आंतरिक द्वार तक पहुंचने वाला है। जियासी आश्चर्यचकित हो गया और उसका अभिवादन करने के लिए बाहर की ओर भागा। जैसे ही वह अंदर के गेट पर पहुंचा, उसने देखा कि एक जानी पहचानी शख्सियत उसकी तरफ बढ़ रही है। जियासी ने तुरंत 5 सीढ़ी वाली सीढ़ी के नीचे घुटने टेक दिए और जोर से चिल्लाया, यह विनम्र जनरल जियासी मार्क्विस का स्वागत करता है। पहले तो ऐसा लगा कि वेई शाओ ने उसकी बात नहीं सुनी। वह रुका नहीं और उसके पास से चला गया। पलक झपकते ही वह 10 कदम दूर था। जियासी ने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने केवल अपने कपड़ों के ऊपर से हवा का झोंका महसूस किया। फिर उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और जून हो की पीठ की ओर देखा, जो जल्दी जल्दी भीतरी आंगन में जा रहा था। उसका दिल जो तैर रहा था, धीरे धीरे धड़कने लगा। उसने धीरे से सांस छोड़ी। वह अभी जमीन से रेंग कर ऊपर आया ही था कि उसने अचानक देखा कि जून हो की पीठ लगभग रुक गई है। फिर वह अचानक मुड़ा और तेजी से उसकी ओर चल पड़ा। वह घबरा गया और फिर से घुटनों के बल बैठ गया। वेई शाओ जियासी के सामने रुका और ठंडे स्वर में बोला, क्या रानी यहाँ है? हाँ, मार्क्विस। मैंने जाने से पहले तुमसे क्या कहा था? उसकी आवाज चट्टान की तरह कठोर थी। जियासी ने जल्दी से सिर झुकाया। मार्क्विस ने मुझे रानी की सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में रखने के लिए कहा था। यह सब इस नीच जनरल की लापरवाही के कारण हुआ है। मैं तुमसे सजा की भीख मांगता हूँ, मार्क्विस। वेई शाओ ने गहरी सांस ली। उसका स्वर और भी ठंडा हो गया। उस रात क्या हुआ? मुझे साफ साफ बताओ। एक भी शब्द मत चूकना। जियासी योद्धा लिनहू का प्रत्यक्ष नेता था। उस दिन वह ट्रान गुई का पीछा करने के लिए आगे की ओर दौड़ता रहा। अगले दिन उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब उसे इसका एहसास हुआ और वह पीछे मुड़ा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। घटना समाप्त होने तक प्रतीक्षा करते हुए निश्चित रूप से जियासी ने लिनहू से विशिष्ट स्थिति के बारे में भी पूछताछ की। चूंकि यह महारानी से संबंधित एक कठिन मामला था, इसलिए जब उन्होंने कांग टॉन डोंग को बताया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं बताया। अब जब मार्क्विस ने उससे ऐसा पूछा था, तो उसने अब कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से पूरी कहानी विस्तार से बता दी।
कांग टॉन डोंग को जो पता था वह केवल एक सामान्य विचार था। जब उसने वेई शाओ को बताया तो यह बहुत सरल था। इसलिए वेई शाओ को केवल इतना पता था कि ट्रान थुई तालाब में भूमिगत रास्ते से आंतरिक प्रांगण में घुस गया था। वह टियू कियू को ले जाना चाहता था, लेकिन उसे रोक दिया गया और मौके पर ही गोली मार दी गई। छोटी छोटी बातें तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। यह भी नहीं पता होने के कारण ही मैं बेचैन हूँ, दिन रात यहाँ वहाँ भागते भागते। अब जाकर वेई शाओ ने सारी बातें सुनी। उस रात, आधी रात को, ट्रान थुई तियू कियू के बेडरूम में घुस आया। तियू कियू ने उसे कुछ देर तक रोकने की कोशिश की और जानबूझकर बगल के कमरे में सो रहे जुआन नुओंग को जगा दिया। जब उसे ट्रान थुई ने घसीटा तो उसने उसे जोर से धक्का दिया और उसे दरवाजे के बाहर बंद कर दिया। उसी समय नाइट गार्ड ने दौड़कर ट्रान थुई को गोली मार दी। वेई शाओ की हथेलियां ठंडे पसीने से तर थीं। उसका आतंक और गुस्सा बयान करना मुश्किल था। जियासी ने कहानी सुनाने के बाद वह एक पल के लिए झिझका, यह सोचकर कि उसे आखिरी कहानी जारी रखनी चाहिए या नहीं। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी नज़र मार्क्विस की उदास और चिंतित आंखों पर पड़ी और वह थोड़ा कांप उठा। अगर मैं अब भी इसे छिपाता रहूंगा तो यह निश्चित नहीं है कि बाहरी लोग आपको नहीं बताएंगे। यहाँ तक कि अगर बाहरी लोगों ने कुछ भी नहीं कहा तो कौन जानता है कि अगर महिला ने मार्किस को बताया। शब्दों के बारे में सोचते हुए कि एक भी शब्द नहीं छोड़ा जा सकता है, तो जियासी ने किसी भी तरह से लिंक करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जारी रखा, आखिरकार वेई शाहो के फिगर ने अपनी आंखें बंद नहीं की। 10 लोगों की तुलना में और जमीन पर लेट गया था। महिला कमरे से बाहर चली गई और उससे संपर्क किया। शायद कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वह लगभग सांस से बाहर था। महिला ने वाइस जनरल लिन को एक कब्र खोदने के लिए कहा और उस पल में उसे दफनाने के लिए कहा। यह जोर से बाहर है। जियासी के माथे पर गर्मी उतर आई। मैंने वाइस जनरल लिन को कहते सुना, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कहा था, महिला जनरल बहुत खूबसूरत है। वह मर गया। उसके नीचे भी। स्वेच्छा से जियासी ने आखिरकार वाक्य बोला, इतना अपमानजनक वाक्य कहने के बाद शर्मिंदा महसूस करते हुए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका चेहरा कानों तक लाल हो गया था। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। जून हो के हाव भाव को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वेई शाओ का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, फिर उसने अचानक अपनी तलवार जार से बाहर खींच ली। जियासी को लगा कि हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर लगा है और उसके कानों में तलवार से किसी चीज के कटने की तीखी आवाज सुनाई दी। एक पल में हर जगह चिंगारियां उड़ने लगीं और भीतरी द्वार पर जानवर एक की पत्थर की मूर्ति उसके हाथ में मौजूद तलवार से कट गई। धमाका, एक आवाज जमीन पर गिरी, 7 या 8 कदम दूर जाकर रुकी। एक दीवार का जानवर सौभाग्य लाता है। चारों ओर शांति थी। देर से वसंत की शाम की हवा शांत होती दिख रही थी। जियासी सिर कटी पत्थर की मूर्ति के पास घुटनों के बल बैठ गया। सांस लेने के लिए अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस आदमी को मेरे लिए खोदो। मेरे द्वारा उसे 100 टुकड़ों में काटने का इंतजार करो। हर शब्द उसके दांतों से घिसटता हुआ लग रहा था। जियासी ने जल्दी से जवाब दिया। वेई शाओ पलटा और जल्दी से चला गया। अभी उसे गर्मी से पसीना आ रहा था, अभी उसे ठंड से पसीना आ रहा था। जियासी की अंडरशर्ट भीग गई थी। जब तक जून हो की पीठ पूरी तरह से उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई, उसने कटे हुए जानवर को देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। अप्रैल का अंत हो चुका था। उस दिन से लगभग 1 महीना बीत चुका था। अब तक जियाओ कियाओ अभी भी हर रात जू एन नुओंग के साथ सोती थी।
पहले वह इतनी डरी हुई थी कि बीमार पड़ गई थी, लेकिन युआन को खोजने के बाद उसका मूड खुश था, जैसे उसने कोई शामक दवा ले ली हो और उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। अप्रत्याशित रूप से कुछ दिन पहले ही ठंडा मौसम अचानक गर्म हो गया, जिससे बुरी आत्माओं के लिए शरीर पर आक्रमण करना आसान हो गया। उस रात ट्यू क्यू को फिर से एक बुरा सपना आया और चाहे उसे कितनी भी बार बुलाया जाए वह नहीं उठेगी, इसलिए उसे फिर से बुखार हो गया। जुआननुंग ने जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाया और उसे देखने के लिए बुलाया, और केवल 2 दिनों के बाद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। लेकिन शरीर पहले जैसा लचीला नहीं रहता, थका हुआ रहता है और हिलना डुलना नहीं चाहता। जुआननुंग ने उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं की। रात में वह अपने बिस्तर के बगल में एक गद्दा भी बिछाती थी और उस पर नजर रखती थी। आज शाम जियाओ कियाओ ने अभी अभी दवा लेना समाप्त किया था और इसके प्रभाव के कारण वह जल्दी सो गई। सबसे पहले जुआननुंग कमरे में कढ़ाई करने और तकिए सिलने के लिए गई। कभी कभी अपना सिर घुमाकर बिस्तर पर सो रही जियाओ कियाओ को देखती। रात बहुत हो चुकी थी। जुआननुंग ने नौकरानियों से कहा कि वे घर जाकर आराम करें। उसने अभी तकिए का खोल बनाना समाप्त किया ही था कि उसने सुई धागा रख दिया, अपने शरीर को तान लिया और सोने के लिए तैयार हो गई। अचानक उसे याद आया कि वह कल ट्यू क्यू के लिए स्नो फंगस सूप पकाने की योजना बना रही थी, लेकिन वह शेफ को मशरूम को रात भर भिगोने के लिए कहना भूल गई। उसने अपना सिर घुमाकर ट्यू क्यू को देखा, यह देखकर कि वह अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। जुआननुंग ने सावधानी से दरवाजा खोला और बाहर चली गई। खुद छोटी सी रसोई में गई और बर्फ के कवक को पानी में भिगो दिया। दरवाजा बंद करने के बाद जुआननु उसे लॉक करने ही वाली थी कि अचानक उसे बाहर से आंगन से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। बहुत देर हो चुकी थी। जब तक कि कोई इमरजेंसी न हो, अन्यथा कोई घोषणा नहीं हुई थी। कोई भी अंदर के आंगन में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकता था? इसके अलावा ये पच्चेन एक आदमी के थे। जुआननुंग को संदेह हुआ। भले ही जियासी का समूह दिन रात पहरा दे रहा था, लेकिन कुछ भी गलत होने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन पिछले महीने की घटना अभी भी उसकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से थी। वह इसके बारे में सोचकर ही डर गई थी, इसलिए वह जल्दी से रुक गई और थोड़ा सा दरवाजा खोला, बाहर की ओर देखा। दालान में कई लालटेनें पोर्च के नीचे तेजी से चलने वाली आकृति को रोशन कर रही थी। यह वेई शाओ था। जुआननियांग चौंका, फिर बहुत खुश हुआ। उसने अपना सिर घुमाकर ट्यू क्यू की ओर देखा जो अभी भी सो रहा था, फिर धीरे से दरवाजा खोला और उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। आवाज न करने का इशारा करने के बाद वह जल्दी से उसे आगे की जगह पर ले गई। तभी उसने माफी मांगी, महिला अभी भी सो रही है। मुझे डर था कि मैं उसे जगा दूंगी, इसलिए मैंने महिला को यहाँ आने और कुछ शब्द कहने के लिए परेशान किया। कृपया मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। वेई शाओ ने खिड़की की ओर देखा जहां मोमबत्ती की रोशनी अभी भी टिमटिमा रही थी और उसने धीमी आवाज में पूछा, वह कैसी है? यह सुनकर जुआननुंग ने अनुमान लगाया कि वेई शाओ को पहले से ही पता था कि पिछले महीने क्या हुआ था। फिर उसने कहा, पहले तो रानी बहुत डरी हुई थी और कुछ समय के लिए बीमार हो गई थी। अब वह बहुत बेहतर हो गई है। अप्रत्याशित रूप से कुछ दिन पहले जब वह सोने गई तो उसे एक बुरा सपना आया और उस रात उसे तेज बुखार था। सौभाग्य से पिछले 2 दिनों में इसमें सुधार हुआ है, लेकिन रानी को अभी भी सूखी खांसी है और उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है। रात में दवा लेने के बाद रानी जल्दी सो गई और अभी तक नहीं उठी है। दक्षिणी राजा कब लौटा? जुआननुंग ने सम्मानपूर्वक पूछा। वेई शाओ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया।
वह एक क्षण के लिए स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रहा, फिर बोला, मैं जानता हूँ। तुमने पिछले कुछ दिनों में बहुत मेहनत की है, जाओ और आराम करो। इतना कहकर वह पलटी और चली गई। जुआन नुओंग ने आवाज लगाई। उस समय नुक्वान बहुत डरी हुई थी। अब तक वह चैन से सो नहीं पाती। नाम क्वान थोड़ा नरम हो सकती है, लोगों को डराए नहीं। वह एक पल के लिए झिझकी, जैसे कि टियो कियो के लिए उसका प्यार उसकी सामान्य चिंताओं से परे हो गया था, और धीरे से उसे याद दिलाया। ngू थियो ने कुछ और नहीं कहा, वह बस घूम गया और दरवाजे की ओर चला गया, धीरे से उसे खोला और अंदर कदम रखा। उसकी नींद बहुत गहरी नहीं थी, वह अभी भी अचंभित थी। उसके गले में खुजली के कारण उसे कई बार खांसी आई और वह अचानक जाग गई। टियो कियो को लगा कि उसका पेट का निचला हिस्सा थोड़ा फूल गया है, उसकी पलकें अभी भी खुलने को तैयार नहीं थी। उसने सहज रूप से संघर्ष किया और धीरे से पुकारा, जुआन नुओंग, मुझे पेशाब करना है। अब तक वह रात में अकेले बाथरूम जाने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। बाहर जाते समय जुआन नुओंग को हमेशा दरवाजे के सामने इंतजार करना पड़ता था। आधा वाक्य बोलने के बाद मेरा मन अधिक स्पष्ट हो गया। उसे एहसास हुआ कि आधी रात हो चुकी थी। पिछले 1 महीने से जुआन नुओंग उसकी देखभाल कर रहा था, इसलिए वह बहुत थक गई होगी। टियो कियो ने अपनी आंखें रगड़ी और धीरे से बिस्तर से बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक पीछे से 2 मजबूत हाथों ने उसे कंबल से बाहर खींच लिया। ये निश्चित रूप से जुआन नुओंग के हाथ नहीं थे। वह इतनी मजबूत भी नहीं थी। टियो कियो स्तब्ध थी, लेकिन पूरी तरह से शांत भी थी। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था। वह आश्चर्य से चिल्लाने ही वाली थी कि अचानक एक आदमी की आवाज उसके कान में फुसफुसाई, यह मैं हूँ। मैं वापस आ गया हूँ। डरो मत। वह आवाज उसे बहुत जानी पहचानी लगी, लेकिन उसने पहले कभी इतनी कोमल आवाज नहीं सुनी थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, वेई शाओ की आंखों का सामना किया जो उसे देख रही थी। उनकी नजरें इस तरह एक दूसरे में उलझी हुई थी। अध्याय 109। जियो कियाओ ने चुपचाप वेई शाओ को देखा, बिना पलक झपकाए। उसकी आंखें धीरे धीरे गीली धुंध की परत से भर गईं। अचानक उसने अपनी बाहें उसकी ओर बढ़ा दीं, उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। पति पुकार उसके गले में अटक गई। टियो कियो ने अपना चेहरा किसी के सीने में छिपा लिया। ngू थियो को हाथीदांत की 2 भुजाओं ने उसकी गर्दन के चारों ओर कसकर पकड़ रखा था। उसके दोनों हाथ उसकी बाहों में पड़े हुए लंगड़े शरीर को कसकर पकड़े हुए थे। वह छोटा शरीर सिकुड़कर उसकी छाती में स्थिर पड़ा हुआ था, एक कोमल और कमजोर बच्चे की तरह। उसके आंतरिक अंग किसी अदृश्य हाथ से निचोड़े जा रहे थे, धीरे धीरे एक साथ मुड़ रहे थे, जिससे उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था। अनजाने में उसे और भी कसकर गले लगाते हुए उसने अपने होंठ उसके कान के पास दबाए, उसे बहुत धीरे से मनाते हुए, यार यार, डरो मत। यह सिर्फ मैं हूँ। यह मेरी गलती है, तुम्हें यहाँ लाकर अकेला छोड़ दिया। मुझे मारो, मुझे जैसे चाहो मारो, अपना गुस्सा शांत करने के लिए। वह उसे ऐसे ही मनाता रहा, जैसे वह किसी बच्चे को मना रहा हो। जितना ज्यादा जियाओ कियाओ सुनती, उसका दिल उतना ही कमजोर होता जाता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कई बार अपना सिर हिलाया, उसकी नाक में जलन हो रही थी। फिर किसी भी समय वापस पकड़ने में असमर्थ, आंसू अचानक गिर गए। लगातार बिस्तर पर उसके कपड़ों के हेम को लथपथ कर दिया गया था। आंसू के नमकीन स्वाद के साथ चुंबन को समाप्त करने के बाद वी शाओ ने उसके कान तक अपने रास्ते को चुमा, सफेद जेड़ की तरह सफेद, नरम ईयरलोब को काटते हुए धीरे से चुंबन और चाटना।
जियो कियान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके गालों ने उसके सीने के कपड़ों के खिलाफ कुछ समय के लिए रगड़ दिया, चुपचाप बचे हुए आंसू को पोंछते हुए और उसके चेहरे पर सूंघते हुए। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वहीं याओ ने उसे दरवाजे पर आते देखा, लेकिन फिर भी वह अंदर जाना चाहती थी। उसने जल्दी से अपनी बाह पकड़ ली। मैं नीचे उतरना चाहता हूँ। उसके गाल पहले से ही इतने लाल थे। वह एक पल के लिए संकोच कर रहा था, लेकिन उसके पास धीरे धीरे उसे निराश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसे अभी भी दरवाजे पर खड़ा देखकर और जाने से इनकार करते हुए उसने अपने होंठ काटे और कहा, मुझसे दूर रहो। अगर नहीं, तो मैं। उसका मतलब था कि अगर नहीं, तो वह पेशाब नहीं कर पाएगी। लेकिन वह अपना मुंह कैसे खोल सकता था? एकमात्र तरीका उसे बाहर जाने के लिए आग्रह करना था। वेई शाओ ने आह भरी। जाने के लिए अनिच्छुक, वह सावधानी से कदम दर कदम आगे बढ़ा। जियो कियाओ ने दरवाजा बंद कर दिया। इससे पहले उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि इस समय उसकी छाती में एक छोटा सा खरगोश कूद रहा है। इसके अलावा यह अविश्वसनीय रूप से मीठा लगता है। उसने कोई आवाज न करने की कोशिश की, फिर सांस छोड़ी, हाथ धोए और दरवाजा खोला। अप्रत्याशित रूप से वेई शाओ पहले ही यहाँ लौट आया था। उसके बगल में दरवाजे के फ्रेम के सहारे झुक गया। वसंत में गिरने वाली महिला की आवाज, एक, ने भी मेरा दिल मोह लिया। मैंने अभी तक कुछ आवाजें नहीं सुनी हैं। क्या महिला समाप्त हो गई है? वह मुस्कुराया। एक, लुओकवान, बड़बड़ाती हुई धारा, यहाँ पेशाब करने का मतलब है। जियो कियाओ दंग रह गई। उसके गाल चमकीले लाल फूलों की तरह थे। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसकी छाती पर मारा, उसे बुरा होने के लिए डांटा। कुछ धक्कों के बाद वी शाओ हंसा और अचानक उसके नितंबों को गले लगा लिया, अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठा लिया। उसकी छाती उसके चेहरे जितनी ऊंची थी, जैसे कि जानबूझकर कुछ बुरा कर रहा हो। वी शाओ ने अपना चेहरा उसके एक स्तन में दबा लिया, आगे पीछे रगड़ते हुए। जियो कियाओ ने केवल एक पतली, मुलायम नाइटगाउन पहनी हुई थी और उसका शरीर संवेदनशील था, इसलिए उसने जल्दी से उसे दूर धकेलने के लिए हाथ बढ़ाया। वह दूसरी ओर मुड़ा। वे दोनों वापस बिस्तर पर चले गए। वेई शाओ ने उसके बगल में लेटने और उसे कुछ देर तक छेड़ने का अवसर लिया। अंत में उसने जियाओ कियाओ को बिस्तर के कोने में धकेल दिया। वह तब तक हंसी जब तक कि उसमें ताकत नहीं बची, फिर खांसने लगी। वेई शाओ ने जल्दी से रुककर उसकी छाती को सहलाया। जियाओ कियाओ ने कुछ देर तक खांसते हुए अपने गले में खुजली महसूस की, फिर वह रुक गई। अपना सिर ऊपर उठाकर उसने देखा कि उस व्यक्ति की आंखें अभी भी उसे घूर रही थी। उसकी अभिव्यक्ति दया से भरी हुई थी, लेकिन उसका दिल बहुत मीठा महसूस कर रहा था। मैं ठीक हूँ, मैं अब बहुत बेहतर हूँ। वेई शाओ ने उसके गुलाबी गालों को देखा जो खिलते हुए फूलों की तरह सुंदर थे। उसे अपने पेट में निगलने की इच्छा को दबाते हुए उसने उसे लेटने में मदद की, कंबल को उसकी ठोड़ी तक ढक दिया। तुम पहले सो जाओ। मैं पसीने से लथपथ हूँ। मुझे डर है कि मैं तुम्हें फिर से चूम लूंगा। मैं पहले स्नान करने जाऊंगा। जब मैं स्नान कर लूंगा तो मैं फिर से तुम्हारे साथ सोऊंगा। जियो कियाओ ने सिर हिलाया। वेई शाओ ने स्नान समाप्त किया और लाइट बंद करने चला गया। घने अंधेरे में वह बिस्तर पर रेंग कर लेट गया और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। सो जाओ, वेई शाओ ने उसके कान में धीरे से कहा। वेई शाओ की जलती हुई छाती में ट्यू क्यू लंबे समय तक शांति से सोती रही। स्वप्न में भी नहीं। अगली सुबह जब वह उठी तो उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, सिवाय उसके शरीर में थोड़ी सुस्ती और गले में थोड़ी सूखापन के। सब कुछ ठीक था।
वेई शाओ पूरी सुबह उसके साथ रहा। ऐसा लगता था जैसे वे कभी अलग ही नहीं हुए थे। साथ खाते पीते और सोते थे, उसे दवा खिलाते थे, उसे आधा कदम भी चलने नहीं देते थे, उसे ऐसे लाड प्यार करते थे जैसे वह स्वर्ग में हो। यहाँ तक कि जब शाम को जियाओ कियाओ नहाने गई तो उसने जुआन नुओंग को उसकी सेवा करने नहीं दिया। इससे पहले जब जियाओ कियाओ बीमार थी तो जुआन नुओंग ने उसे पानी छूने नहीं दिया। हर दिन उसे सिर्फ अपना शरीर पोंछने की इजाजत थी। अब बसंत ऋतु का अंत हो चुका था, मौसम बदल चुका था। कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, हवा गर्म थी लेकिन अभी भी ठंडी थी। इसी कारण ट्यू क्यू इस तरह बीमार पड़ गया। पिछले 2 दिनों से आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा है और हवा भी गर्म हो रही है। जियाओ कियाओ का पूरा शरीर चिपचिपा और असहज महसूस कर रहा था। इसके अलावा उसकी बीमारी में भी काफी सुधार हुआ था। जियाओ कियाओ ने गर्म पानी में भीगने और खुद को साफ करने का फैसला किया। वेई शाओ ने भी उसके साथ स्नान किया। उसे डर था कि उसे सर्दी लग जाएगी, इसलिए उसने पानी में उसे छूने की हिम्मत नहीं की। उसने उसे नहलाने के बाद बाहर ले गया, उसके शरीर को सुखाया, कपड़े पहनाए और ट्यू क्यू को कंबल में लपेट दिया। ट्यू क्यू उसकी बाहों में आराम से लेटी हुई थी। उसकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे सितारे चमक रहे हों, और उसका हाथ उसकी पीठ को सहला रहा था। वह इतनी सहज थी कि वह सोने ही वाली थी। वेई शाओ अचानक उठ बैठा, कंबल का कोना उठाया और उसका पैर पकड़ लिया। ट्यू क्यू ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह उसका पैर पकड़े हुए है। उसका चेहरा थोड़ा अजीब था। उसने यह भी अनुमान लगा लिया कि उसने ऐसा क्यों किया। वेई शाओ ने ऊपर देखा और उससे पूछा, क्या यह अभी भी दर्द करता है? उस दिन की घटना ने ट्यू क्यू को इतना डरा दिया था कि उसकी पित्ताशय की थैली टूटने की कगार पर थी। अब भी पीछे की ओर सोचते हुए उसका पूरा शरीर कांप उठा। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद ट्रान थ्यू द्वारा काटे गए दांतों के निशान पूरी तरह से गायब हो गए थे, लेकिन उसके पैर पर अभी भी एक असहज भावना थी जिसे बयान करना मुश्किल था। अब दर्द नहीं होता। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और धीरे से कहा। उसकी हथेली ने धीरे से उसके पैर को सहलाया, फिर उसने अपना सिर नीचे किया और अपने होठों को ट्यू क्यू के सफ़ेद पैर के तलवे पर दबाया, उसे चूमा और कहा, यह मेरी गलती है, तुम्हें इतना डरा दिया। जिस पैर के तलवे को उसने चूमा था, वह जलने जैसा लग रहा था। ट्यू क्यू ने अपने पैर की उंगलियों को मोड़ा, पीछे हटना चाहती थी, लेकिन वेई शाओ ने उसे कसकर पकड़ रखा था और जाने नहीं दिया। उसने उसे बार बार चूमा, मानो वह उसके पैरों पर बचे निशानों को मिटाना चाहता हो, उन्हें पूरी तरह से ढक देना चाहता हो। ज्यो कियाओ का चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से कहा, मैं वाकई बहुत मजबूत हूँ। अब ऐसा मत करो। वह थोड़ी शर्मिंदा थी। वेई शाओ ने फिर भी उसकी बात अनसुनी कर दी। पैर के तलवे को चूमने के बाद वह पैर की उंगलियों की ओर बढ़ा, समान रूप से और खूबसूरती से दोनों पैरों को चूमते हुए उसके होंठ ऊपर की ओर सरक रहे थे। पिंडलियां, घुटने, जांघें। ट्यू क्यू ने उसे आगे और आगे चूमते हुए देखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। ऐसा लग रहा था कि वह उसके पैरों तक चूमना चाहता था, बिना रुकने का इरादा किए। क्या ऐसा हो सकता है कि वह चाहता था? उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, और भी चौड़ी हो गईं। जिस क्षण उसके होठों ने उसके शुद्ध फूल हृदय को छुआ, वह जल्दी से अपने पैरों को बंद करना चाहती थी, लेकिन उसके हाथों ने तुरंत उसे कस कर पकड़ लिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे चूमा। मत करो। ट्यू क्यू इतनी शर्मिंदा थी कि उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया,
लेकिन वह धुंधली भावना मजबूत शराब की तरह थी। उसका पूरा शरीर ढह गया, सिसकिया और कराहने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया, उसका शरीर ऐंठ गया, थोड़ा कांपने लगा। मत करो, उसने विनती की। वी शाओ ने फिर भी सुनने से इनकार कर दिया। उसे खुश करने के लिए अपने होठों और जीभ का इस्तेमाल करना जारी रखा। आनंद की भावना धीरे धीरे आने लगी। ट्यू क्यू खुद को रोक नहीं सका। अमर तरल बाहर निकल आया और कंबल को भिगो दिया। उसी क्षण वह एक हो गए। शायद वह अभी अभी उसके प्रति अपने प्यार से उबरा था। आज रात वेई थ्यू उसे बहुत ज्यादा नहीं चाहता था। उसके बाद यह सब खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों बेहद खुश थे। क्या मैन को मेरा ऐसा करना पसंद है? वेई शाओ ने उसके कान को काटा। उसकी आवाज थोड़ी आत्मसंतुष्ट थी। जियाओ कियाओ ने अपनी आंखों को अपने हाथ से ढक लिया, लगातार अपना सिर हिलाती रही। वेई शाओ ने उसे एक बात सोचते और दूसरी करते देखा। बेहद प्यारी लग रही थी। वह कुछ देर के लिए जोर से हंसा। फिर उसने उसका हाथ नीचे खींचा। यार, अपनी आंखें खोलो। ट्यू क्यू ने आज्ञाकारी ढंग से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अभी भी झरने के पानी की बची हुई रोशनी थी। मुझे गले लगाओ, उसने फिर से आदेश दिया। ट्यू क्यू ने आज्ञाकारी ढंग से उसे गले लगा लिया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। अब से, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते। तुम्हें मुझे तुरंत बताना होगा, याद है? वेई शाओ ने बहुत गंभीर स्वर में बात की। अब वह पहले जैसा खुश नहीं था। जियाओ कियाओ और भी ज्यादा कांप उठा। इस बार की तरह तुम स्पष्ट रूप से खतरे में थे और इतने डरे हुए थे। तुमने मुझे जो पत्र भेजा था उसमें कुछ क्यों नहीं लिखा? उसकी आवाज और भी भारी हो गई। जियाओ कियाओ ने धीरे से उत्तर दिया, मैं नहीं चाहता कि तुम। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं विचलित हो जाऊं? वेई शाओ ने उसे बीच में टोका। उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। क्या तुम जानती हो, 1 महीने बाद मुझे इस बारे में पता चला। उस समय मुझे कैसा लगा? मुझे लगा जैसे तुमने मुझे कभी अपना पति नहीं माना। भले ही तुमने उस जियांग कबीले के युवक को न बचाया हो, मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी खतरे में पड़ो। अगर तिहे कबीला मेरी बात मान लेता है तो कोई बात नहीं। अगर वे नहीं सुनते तो मैं हमला करने के लिए सेना भेजूंगा। पश्चिम को शांत करना बस समय की बात है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? उसका स्वर और भी सख्त हो गया। जियो कियाओ ने अपने होंठ काटे। पति, मैं गलत थी। तभी वेई शाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी नरम हुई। उसने धीरे से कहा, क्या तुम भविष्य में मुझसे इसे छिपाने की हिम्मत करोगी? मैं अब और हिम्मत नहीं करूंगा। ट्यू क्यू ने अपना सिर हिलाया। आखिरकार वेई शाओ सामान्य हो गया। उसने उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया और उसके माथे को चूमा। पिछली बार वह ट्रांत हुई आदमी भागने में भाग्यशाली था। इस बार यह बहुत गंभीर है। अगर मैं नहीं। उसने अपना आधा वाक्य कहा और अचानक रुक गया। अगर मेरे पति के पास कुछ नहीं होता। ट्यू क्यू ने अपनी आंखें खोली। ngू थ्यू ने आगे कहा, कुछ नहीं। मैंने तो बस यूं ही कह दिया। उसने उसके बालों को सहलाया, मुस्कुराया और उसकी आवाज फिर से नरम हो गई। यदि तुम थक गई हो तो सो जाओ। अध्याय 110। ट्यू क्यू ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। पहले तो वेई थ्यू अभी भी उसके साथ सो रहा था। काफी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और उसे नीचे देखा। जियाओ कियाओ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी लंबी पलकें नीचे झुक गईं। उसकी सांस स्थिर थी जैसे कि वह गहरी नींद में थी। वी शाओ ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से उसे जाने दिया। दबे पांव बिस्तर पर गया।
अपने चारों ओर कंबल लपेटा और कपड़े पहनने के लिए मुड़ा। जैसे ही वह अपने जूते पहनने के लिए नीचे झुका, उसके पीछे से अचानक एक कोमल आवाज सुनाई दी, यह पहले से ही अंधेरा है, आप और कहाँ जाना चाहते हैं? पति वी शाओ दंग रह गया। फिर उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि बिस्तर पर पड़ी जियाओ कियाओ ने अपनी आंखें खोली थी और धीरे से उठ बैठी थी। वह खांसा और फिर उसकी ओर मुस्कुराया जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ भी नहीं है। अचानक मुझे याद आया कि जियातू को कुछ काम था और मैं उससे पूछने ही जा रहा था। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? उसके जवाब का इंतजार किए बिना वेई शाओ ने अपने पहने हुए जूते उतार दिए और लेट गया। उसने उसे तकिए के पास खींच लिया और धीरे से कहा, यह मेरी गलती है, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। जियाओ कियाओ उसके गले लग गई। चुपचाप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अचानक उन्हें खोल दिया। ऐसा लग रहा था कि वी शाओ ने भी इस बात को नोटिस किया था। उसने उसके बालों को सहलाया और देखा कि वह अपना सिर उठाकर उसकी ओर देख रही है। इसलिए उसने जल्दी से पूछा, क्या तुम सो नहीं सकती? मेरे पति मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, क्यों क्यों ने सकारात्मक स्वर में कहा। ngू थियू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं तुमसे यह क्यों छिपाऊं? ज्यादा मत सोचो। यह कहने के बाद उसने उसे फिर से अपनी छाती से कसकर गले लगा लिया। टियू कियू ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से टाल दिया। मेरे पति के पास जरूर कुछ है जो वह मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वह एक पल के लिए झिझकी। क्या यह ट्रान थुई के बारे में आपके द्वारा बताए गए आधे वाक्य से संबंधित हो सकता है? जैसे ही वेई शाओ ने ट्रान थुई के 2 शब्द सुने, उसकी पलकें हिल गईं। उसकी आंखों की गहराई में एक उदास नजर चमक उठी। जियो कियाओ 1 साल से अधिक समय से वेई शाओ के साथ थी और धीरे धीरे उसे उसके चेहरे पर होने वाले बहुत ही छोटे बदलावों की आदत पड़ने लगी थी। कुछ हद तक क्रूर महसूस करते हुए उसने उसका हाथ हिलाया। आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, पति? क्या मेरा अनुमान सही था? सबसे पहले जब वेई शाओ ने केवल आधा वाक्य कहा था तो वह रुक गया, क्योंकि वह उसे डराने से भी डर रहा था। अभी अभी जियाओ कियाओ सो गया था। उसे बस इतना याद आया कि कल रात इस समय जब वह वापस आया था तो वह पूरे समय आंगन में था, एक बार भी बाहर नहीं निकला था। इसलिए उसे नहीं पता था कि जियासी ने क्या किया था। इसलिए जब वह सो रही थी तो वह बाहर जाकर उससे पूछना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसे इस तरह की बातों के बारे में पता चले। लेकिन अब जब उसने उसे पूछने के लिए मजबूर किया तो उसने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, क्योंकि मैंने उसे पहले माफ कर दिया था, अब उसे तुम्हें इस तरह डराने का मौका मिला है। इस तरह मरना उसके लिए बहुत अच्छा है। मैं उसे खोदकर टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ। न केवल अपना गुस्सा निकालने के लिए बल्कि मेरा गुस्सा शांत करने के लिए भी। क्यों क्यों चौंक गई। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके उसे देखा, यह पुष्टि करते हुए कि वह मजाक नहीं कर रहा था। वह घबरा गई और अपना सिर हिलाया। नहीं, पति। वेई थियू की आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थी। उसके द्वारा रोके जाने पर अपनी नाराजगी नहीं छिपाते हुए, आप इसे सहन नहीं कर सकती? मैंने जियासी को यह कहते हुए सुना कि उस दिन उसने मुझसे उसे दफनाने के लिए भी कहा था। जियो कियाओ उठ बैठी, कंबल को अपनी छाती से लगा लिया। उसकी आंखें वेई शाओ को देख रही थी। यह सच था कि मैंने लिनहू से उसे दफनाने के लिए कहा था, लेकिन बस इतना ही, इसका कोई और मतलब नहीं है। हालांकि मैं उस आदमी से बहुत नफरत करता हूँ। वह पहले ही मर चुका है, इसलिए मैं उसे जाने देना चाहता हूँ। वह मेरे सामने मर गया। मैं किसी को आदेश दे सकता था कि वह उसके शरीर को मैदान में प्रदर्शित कर दे, लेकिन यदि मैंने ऐसा किया तो भी मुझे ज्यादा अच्छा महसूस नहीं होगा।
इसलिए मैंने उसके साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार किया और उसे कब्र में दफना दिया। आखिर यह तो एक छोटी सी बात है, क्यों न इसे किया जाए। वेई शाओ अभी भी पहले की तरह उसकी ओर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दिख रही नाखुशी धीरे धीरे गायब हो गई। मैं अपने पति द्वारा उसे इस तरह खोदने से सहमत नहीं हूँ। वह तो पहले से ही कब्र में है, उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? अब इसे खोदने से केवल अस्थायी तौर पर ही क्रोध से राहत मिल सकती है। लेकिन पति ने अपने सीने पर हाथ रखा और सोचा, भले ही उसे 1000 बार टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, क्या उसके प्रति घृणा को दूर करना संभव होगा? वी शाओ ने कुछ नहीं कहा। जियाओ क्याओ उसके करीब चली गई, उसकी पीठ के चारों ओर उसकी बाहें, उसका चेहरा उसकी गर्दन के किनारे दबा हुआ था और धमनी अभी भी धड़क रही थी। उसने धीरे से कहा, इसके अलावा मैन बहुत डरा हुआ है। मैन नहीं चाहता कि पति ऐसा डरावना काम करे। पिछली रात से जब वी शाओ वापस लौटा और विशिष्ट स्थिति को सीखा, तो उसके दिल में नफरत महसूस हुई, जैसे कि वह उसकी नसों से बाहर निकलने वाली थी। लेकिन जियाओ कियाओ के कोमल और सुंदर शब्दों में वह भावना धीरे धीरे गायब हो गई। अंत में जब वह धीरे से उसके आलिंगन में झुकी, तो उसने कहा कि मैन डरा हुआ था। वह नहीं चाहती थी कि पति ऐसा डरावना काम करे। वह कार्य वी शाओ के लिए बिल्कुल भी डरावना नहीं था, लेकिन उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। वी शाओ ने मुड़कर उसे गले लगाया, आराम से उसके माथे को चूमा, धीरे से कहा, मैंने मैन को सुना यार, मुझे अब उस आदमी की कोई परवाह नहीं है। वह नहीं चाहती थी कि वेई शाओ ऐसा कुछ करे। दरअसल इसका कारण काफी जटिल था, आंशिक रूप से ट्रान थुई के कारण। हालांकि जब वह जीवित था तब वह उससे नफरत करती थी, लेकिन अगर वह व्यक्ति पहले ही मर चुका था तो ऐसा करना उसके लिए थोड़ा ज्यादा होगा। आंशिक रूप से वेई शाओ की वजह से वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण उसे लाश बीनने वाले की प्रतिष्ठा मिले, चाहे वह कोई भी युग रहा हो। यह एक अच्छा नाम नहीं था। अंत में शायद सहज ज्ञान के कारण वह इसे वेई शाओ की अपने कियाओ परिवार के प्रति घृणा से जोड़ना नहीं चाहती थी। हालांकि वह यह भी जानती थी कि ट्रान थुई के प्रति वेई शाओ की घृणा की तुलना कियाओ परिवार की घृणा से नहीं की जा सकती। हालांकि अगर वेई शाओ उसकी खातिर उसे जाने देने के लिए सहमत हो जाती है, तो क्या यह भी नहीं दिखाएगा कि वह उस दिन का इंतजार कर सकती है जब उसकी खातिर वेई शाओ अपने दिल में कियाओ परिवार के खिलाफ द्वेष को दूर कर सकेगा? अंत में उसका जवाब बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। जियाओ कियाओ ने राहत की सांस ली। वह खुश और आभारी दोनों थी। जियाओ कियाओ ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी जेड़ जैसी बाहें धीरे से उसके गले में लिपटी हुई थीं। उसके चेरी होंठ खुले हुए थे और उसने धीरे से कहा, पति बहुत अच्छे हैं, सो जाओ, मैं अब बाहर नहीं जाऊंगी, उसने कहा। कुछ दिनों बाद जियासी आखिरकार वेई शाओ से मिली। उस शाम उसने जल्दी से किसी को 3 फीट मिट्टी खोदने का आदेश दिया, फिर किसी को जो उसने अभी अभी खोदा था उसकी रक्षा करने के लिए भेजा, लेकिन उसे अभी भी जून हो से कोई और निर्देश नहीं मिला। इतने दिनों तक इंतजार करने के बाद वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। तो घर जाओ और पूछो, खोदना, इसे फिर से दफना दो। वेई शाओ ने कुछ सोचा और लापरवाही से जवाब दिया। वेई शाओ केवल 5 या 6 दिनों के लिए जिनयांग में रहे और फिर उन्हें शीहे काउंटी से समाचार मिले। निश्चित रूप से फेंग झाओ ने एक बार फिर अपने लोगों को इकट्ठा किया था और अब शांग काउंटी की ओर बढ़ रहा था। उस दिन गोंगसुन यांग और युआन वांग ने खून पिया था और एक गठबंधन बनाया था। जब तिहे के लोग नाच गा रहे थे, तब डियाओ मो के दूत ने उस क्षण का फायदा उठाया जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था और चुपचाप भाग गया।
डियाओमो ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी और बाद में वह व्यक्तिगत रूप से युआन वांग से मिलने के लिए तिहे क्षेत्र में एक बड़ा उपहार लेकर आया। उस दिन उसने जो कुछ किया उसके लिए उसने उससे क्षमा मांगी और उसे पुनः अपने साथ गठबंधन करने के लिए मनाने का प्रयास किया। भले ही उसने सेना नहीं भेजी, लेकिन उसे उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। गुयेन वोंग अपनी पूरी जिंदगी में ठंडा रहा था और कभी भी युद्धप्रिय नहीं रहा। मैं जितना बड़ा होता जा रहा हूँ, उतना ही अधिक शांति चाहता हूँ। इसके अलावा जब उसने युआन को उन चीजों के बारे में बताते सुना जो ड्यू मैक ने उसके पोते के साथ की थीं, तो वह कैसे सिर हिला सकता था। उसने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया, बीमार होने का बहाना बनाकर डियाओमो को उपहार वापस लाने के लिए आमंत्रित किया। डियाओमो ने शेष जियांग लोगों को अपने साथ सेना में शामिल होने के लिए राजी करना जारी रखा। लेकिन जैसे ही ती हुआ ने वेई शाओ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, शेष जनजातियों ने तुरंत नरमी दिखानी शुरू कर दी। ड्यू मैक कुछ देर तक इधर उधर भागता रहा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अभी भी हतोत्साहित नहीं था। लौटने के बाद वह युद्ध में जाने के लिए तैयार था, कार्रवाई करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करने के लिए दृढ़ था। आगामी महान युद्ध अपरिहार्य था। शीहे जिला सैनिकों का उपयोग करने के लिए एक जगह थी और ज्योकियाओं को दूर नहीं भेजा जा सकता था। वेई शाओ ने उसे अलविदा कहा और शीहे जिले की ओर बढ़ गया। यह विदाई करीब 3 महीने तक चली। जुलाई में जियाओ कियाओ को वेई शाओ का नवीनतम पत्र मिला। पत्र में उसने उसे बताया कि आधे महीने पहले एंडिंग जिले में एक लड़ाई हुई थी। फेंग झाओ हार गया था और पूरी तरह से लियांगझो खो गया था। अब वह सत्ता संभाल रहा था। शाओ डांग जियांग लोगों ने मुख्य बिंदुओं पर भरोसा करते हुए विरोध करना जारी रखा, लेकिन यह चिंता करने लायक नहीं था। शायद वह जल्दी से युद्ध समाप्त करके तान डोंग के पास लौट आएगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। कल रात मैंने फिर से तुम्हारा सपना देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारे सपने में कोई पति या कोई और है। पत्र के अंत में उसने उसे चिढ़ाते हुए और कड़वाहट से यह बात कही। ट्यू क्यू ने पत्र को कई बार पढ़ा। उसके होठों के कोने धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ गए। खिड़की के सामने अकेली बैठी, कलम थामे, उसने उसे जवाब लिखा। लिखते लिखते बीच में ही जुआन नुओंग अचानक बाहर से कमरे में घुस आया। उसने गंभीरता से उसके कान में झुककर फुसफुसाया, अंदाजा लगाओ, अभी अभी टैन डोंग के यहाँ कौन आया है। ट्यू क्यू ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था, मानो उसने अभी अभी कोई गंदी चीज देखी हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हर दिन तान डोंग में लोग आते जाते रहते हैं। वह कौन है जो झुआन नुओंग को इतना दुखी करता है। झुआन नुओंग ने नाक भौं सिकोड़ते हुए उत्तर दिया, यहाँ और कौन हो सकता है। यह वामपंथी फोंग डुक कांग तो थी की पत्नी है। वह वास्तव में बिन बुलाए ही आई थी। वह जिन्यांग में आई थी। जियो कियाओ ने धीरे से अपनी कलम नीचे रख दी। सो नगा हुआंग को अचानक जिन्यांग में आए हुए कितना समय हो गया है। कई बार ऐसा हुआ था जब जियो कियाओ उसके बारे में सोचना भूल गई थी, लेकिन अचानक वह इस तरह प्रकट हुई। इस महिला और उसके पति वेई शाओ के बारे में उसके पिछले जीवन की यादें लालटेन की तरह वापस आ गईं। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह आसानी से जिन्यांग पहुंचने में सक्षम थी। पिछली बार की तरह ही लूली कॉन्फ्रेंस से निकलने के बाद यूझो से झोंगशान लौटना, झोंगशान से जिन्यांग तक जाना सभी वेई शाओ के क्षेत्र में था, इसलिए यात्रा करना काफी सुरक्षित था। इसके अलावा वह अकेली नहीं जा सकती थी। अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, सुशी का लक्ष्य निश्चित रूप से वेई शाओ था। वह कब पहुंची और अब वह कहाँ रह रही है। जियो कियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने पूछा, कल पहुंची।
अब अस्पताल में आराम कर रहा हूँ। वह अपने साथ कई नौकर चाकर और नौकरानियां भी लाई थी, जिससे एक पूरा प्रतिनिधिमंडल बन गया। जुआन नुओंग ने घृणा भरे स्वर में कहा,